तकनीक के तालमेल से तैयार होती है महामशीन, जो मॉडर्न है, पावरफुल भी है। कोई हवा का बाजीगर है, कोई पाताल का प्रहरी है, तो कोई जमीन का जंगबाज। युद्ध के मैदान में जब ये कदम रखते हैं तो इनके जबरदस्त ताकत के आगे हर चुनौती छोटी लगने लगती है। भारतीय सेना के पास स्वदेशी दबंगों की टोली है, साथ ही मित्र देशों के वो ताकतवर हथियार भी हैं जो भारत की हिफाजत में हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने साजिशों का ताना बाना बुनने की कोशिश की, भारत के दमदार दोस्तों के बेमिसाल हथियारों ने उनके परखचे उड़ा दिए। जब जब भारत के भरोसेमंद दोस्तों की बात आएगी तो दो नाम हमेशा जहन में सबसे पहले आएंगे। पहला नाम है रूस का और दूसरा नाम है इजराइल का। रूस ने भारत की मदद उस दौर में की जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया आतंक को पनाह देने वाले मुल्क पाकिस्तान के दीवाने थे। वहीं 1971 की जंग में भारत का साथ देकर इजराइल ने भारत के साथ न सिर्फ दोस्ती बढ़ाई, बल्कि यहीं से भारत और इजराइल की मित्रता के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इतिहास के पन्नों को पलटने पर ये पाएंगे कि कैसे इजराइल ने भारत के लिए दमदार दोस्ती की भूमिका निभाई है। साल 1962 में जब भारत चीन से युद्ध लड़ रहा था, उस वक्त 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों को तार भेजा जिसमें लिखा था, हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर किए भारत को हथियार भेज दिए। भारत ने इजराइल को चिट्ठी लिखी और हथियार भेजने के लिए शुक्रिया कहा। यही नहीं, साल 1965 और 1971 के युद्ध में जब दुनिया के कई देशों की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी, तब भी इजराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराकर सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई। इजराइल होंद में आया 1948 में और भारत के इनके साथ संबंध शुरू में इतने अच्छे नहीं थे जो अभी हो चुके हैं। सबसे पहले 1948 या 50 के अंदर एक बॉम्बे में इमिग्रेशन सेंटर खोला गया इजराइल के लिए। उसके बाद इजराइल को अलो किया गया एक ट्रेड सेंटर जो है वो वहां पर खुला। धीरे धीरे करके फिर एक कॉन्सुलेट आया और वो वहां पर खुला। फिर 1971 में इंदिरा जी थी प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा जी और उधर प्राइम मिनिस्टर थे मैडम गोल्डा मेयर। तो इन्होंने आपस में बातचीत करके कुछ हथियार जो ईरान को इजराइल भेज रहा था उनको डाइवर्ट किया गया हिंदुस्तान की तरफ। और 1999 में कारगिल की युद्ध में तो बहुत बड़ी मदद की इजराइल ने भारत की। चाहे ये भी बात ठीक है कि एक्चुअल जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो 1992 में हुआ। इजराइल ने उस दौर में भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत नहीं हुई थी। सत्रह सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की। वक्त गुजरता चला गया। 1992 में भारत और इजराइल ने एक साथ आपस में डिप्लोमेटिक संबंध और बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपना अपना दूतावास खोलेंगे, जिसमें
तमाम स्टाफ रखा जाएगा और डिप्लोमेटिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधे तौर पर मकसद ये था कि तमाम समझौते और डील्स जो भी दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं उसमें और ज्यादा तेजी लाई जा सके। दुनिया तेजी से बदल रही थी। तभी साल 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर अपनी ताकत का परिचय दिया। भारत के परमाणु परीक्षण का अमेरिका और पश्चिमी देशों ने विरोध किया और भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। उस दौर में भी इजरायल और भारत के रक्षा संबंधों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इजरायल भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। साल 1999 में भारत और इजरायल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया। करगिल की लड़ाई के दौरान इजरायल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए। इससे भारत को ये लड़ाई जीतने में काफी मदद मिली। भारत और इजरायल की दोस्ती दमदार दोस्ती में तब्दील हो रही थी। कारगिल वार में जो इजराइल की मदद थी वो बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि उस टाइम हमारे अगेंस्ट सैंक्शन यूएस ने लगा रखे थे। जब 1998 में जो पोखरण का वो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसकी वजह से हमारे ऊपर सैंक्शन लगी हुई थी। तो उस टाइम इजराइल ने मिराज 2000 और लेजर गाइडेड मिसाइल्स की से हमें मदद करी, क्योंकि कारगिल युद्ध ऐसा था कि जो हाइट्स के ऊपर था और वहाँ पर हमें लेजर गाइडेड मिसाइल की या एमुनेशन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जो 1999 में हमें इजराइल ने दी, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम वो युद्ध को जीत गए। कारगिल युद्ध में इजराइल की मदद ने दो देशों के रिश्तों की डोर को और मजबूत कर दिया। भारत और इजराइल के संबंध गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ने लगे। करगिल युद्ध के बाद भारत और इजराइल के संबंधों में और ज्यादा मजबूती आई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए इजराइल भेजा। उसके कुछ ही महीनों बाद गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी इजराइल की यात्रा की। लेकिन भारत और इजराइल के संबंधों में मजबूती तब आई जब साल 2017 में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचा, और वो थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का औपचारिक दौरा किया था। इजराइल छोटा देश होते हुए भी तकनीक और इनोवेशन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत में भी इनोवेशन को काफी अहमियत दी जा रही है। इसके महत्व को समझते हुए इजराइल चाहता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़े। रक्षा क्षेत्र में भी भारत को इजराइल का साथ मिलता रहा है। रूस के बाद हथियारों की आपूर्ति के मामले में इजराइल सबसे भरोसेमंद मित्र है। इजराइल में से कहने को एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ बने हथियार दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। इजराइल के पास हवा, जमीन के अंदर मार करने वाले हथियारों की ताकत है, या कहें कि हथियारों का जखीरा इजराइल के पास है। इतना ही नहीं, मिसाइल बनाने की ताकत में भी इजराइल का कोई सानी नहीं है। आज भारतीय सेना में पिछले कुछ सालों में इजरायली हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत के पास इजराइल का घातक ड्रोन हेरॉन मार्क 2 मौजूद है। ये ड्रोन आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारता है। अगस्त 2023 में इंडियन एयरफोर्स में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया। इजराइल से आने वाले हेरॉन ड्रोन कई बेमिसाल खूबियों को समेटे हुए हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है, आने वाले दिनों में अगर भारतीय सेनाएं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों का खात्मा करना चाहें,
तो इसके लिए सेना को वहां घुसकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। हेरॉन ड्रोन के लिए ये चुटकियों का काम होगा। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन सैटेलाइट से कंट्रोल होने वाला ड्रोन है जो 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ सकता है। हर मौसम में काम करने की क्षमता रखने वाला हेरॉन ड्रोन एक बार हवा में उठा तो 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये जमीन से 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर खामोशी से उड़ान भर सकता है। हेरॉन मार्क 2 एक इजराइल का ऐसा यूएवी या अनआर्म्ड व्हीकल जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी ड्रोन की खासियत ये होती है कि उसके अंदर कैसे रडार और कितनी जो डाटा कलेक्शन करने वाला जो इक्विपमेंट है उसको लोड किया जा सकता है। ये तकरीबन हायर हाइट पर 35,000 फीट की हाइट के ऊपर ये ट्रैक कर सकता है। ड्रोन की या रडार की रिक्वायरमेंट ये होती है जो उसके अंदर फिटेड है कि किसी तरह से उसको डिटेक्ट किया जाए, ट्रैक किया जाए और उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये सर्वेलेंस के लिए ये ड्रोन जो है इसको मेल भी बोलते हैं, मीडियम अल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना को इजरायल ने ये ड्रोन दिए हैं जिनके कैमरे, सेंसर्स और रडार किसी बाज की नजरों की तरह तेज हैं। इसमें लगा थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को भी पकड़ सकता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में थर्मोग्राफिक्स कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, रडार सिस्टम लगा हुआ है जिनकी मदद से ये अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके वापस बेस पर लौट आते हैं। हेरॉन ड्रोन की एक और खासियत यह है कि इस ड्रोन को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता, यानी इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। इसकी एंडोरेंस तकरीबन 45 आवर्स है और अल्टीट्यूड तो 35,000 फुट है ही है और इसकी स्पीड भी अच्छी है, तकरीबन 280 किलोमीटर की स्पीड के साथ ये काम करता है। तो सर्वेलेंस में ये एक बहुत बड़ा योगदान देता है। जैसे LAC के ऊपर चाइना के साथ हमें बहुत सख्त ज़रूरत है अच्छी सर्वेलेंस की कि बॉर्डर के अंदर क्रॉस ना किया जाए और बॉर्डर के पीछे रहते हुए कोई 300 किलोमीटर पहले ही आप सर्वेलेंस करके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फीड कर सके। तो ये हेरॉन 2 जो है मार्क 2 ये काम करता है। हेरॉन ड्रोन की एक और खास बात है कि इसकी मदद से समंदर के अंदर भी झांका जा सकता है, यानी हेरॉन ड्रोन की मदद से पानी की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रखी जा सकती है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को फिलहाल भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे भारत की तीनों सेनाओं में शामिल किया जाएगा, खास तौर पर नौसेना में। इसे अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अन्य तटीय इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि घुसपैठ और चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखी जा सके। सरहद पर भारतीय सेना के हाथों में इजराइल का बना एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो घुसपैठियों और आतंकियों के लिए जहन्नुम पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। भारतीय सेना के पास इजराइल की बनी टेबोर बुलपप असॉल्ट राइफल है जो सेमी और फुली ऑटोमेटिक मोड के साथ आती है। अचूक निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी ताकत में शुमार है। भारत में टेबोर राइफल के अलग अलग वर्जन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे टैग 21, G टैग 21, C टैग 21, S टैग 21, M टैग 21 वेरिएंट्स शामिल हैं। टेबोर टैग 21 नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार माना जाता है और खास बात यह है कि छुपे हुए आतंकियों को खत्म करने में ये बेहद कारगर है।
ये एक इजराइल की असाल्ट राइफल है जो उन्होंने जब लेबनान के साथ 1982 में लड़ाई हुई तो उसके बाद पता चला कि जो क्लोज क्वार्टर बैटल जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर या अर्बन एरिया में जो लड़ाई होती है उसके अंदर इसको करने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। स्पेशल फोर्सेस जब किसी मिशन पर निकलती हैं तो वो एक मिशन की तरह काम करती हैं। किसी ऑपरेशन के दौरान रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि हाथ के इशारे से संकेत दिया जाता है। देखो और मारो के मिशन के कामयाब होने की बड़ी वजह यह है कि इसमें टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है। मुश्किल प्रशिक्षण और प्रैक्टिस की वजह से इनकी एक्यूरेसी 100% तक रहती है। टेवोर राइफल को भारत में सबसे पहले एसएफएस यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में इंडक्ट किया गया था। बाद में शॉर्ट बैरल वाले वर्जन के साथ इन टेवोर राइफल्स को आर्मी की पैरा एसएफ और नेवी की मार्कोस में भी इंडक्ट किया गया और इसी के साथ टेवोर राइफल्स का X95 वेरिएंट भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और बाकी के पुलिस फोर्सेज में इंडक्ट किया गया। आतंकियों के खिलाफ नजदीक की लड़ाई में टेवोर के ज्यादा कारगर होने की वजह यह है कि ये इंसास राइफल के मुकाबले बेहद हल्की और छोटी है, जिसे ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद मानी जाती है। टैग 21 में 457 mm बैरल दिया गया है। जी टैग 21 में T40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच होता है। सी टैग 21 शॉर्ट बैरल वाला एक कॉम्पैक्ट वर्जन है जिसे कार्बाइन वेरिएंट भी कहा जाता है। तो ये इस तरह का एक असाल्ट राइफल है जिसकी तकरीबन 3.3 kg इसका वेट है। इसको तकरीबन मेरा ख्याल है कि 5.56 mm की ये बुलेट है और ये एक बहुत बढ़िया असाल्ट राइफल जो है डेवलप की गई इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो M16 जो यूएसए की राइफल है असाल्ट राइफल उसके पैटर्न पर ही इसको तैयार किया गया है और भारत ने इसको इंपोर्ट किया है और ये स्पेशल ग्रुप्स जो हैं सर्विसेज के उनके लिए इस्तेमाल की जाती है और ये एक बहुत ही अच्छा स्मॉल आर्म्स का हमारे पास एक विकल्प है। भारतीय सेना इजराइल का फाल्कन AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी इस्तेमाल कर रही है। अवाक्स हवा में उड़ता हुआ सर्विलांस सिस्टम है जो हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी फौरन दे देता है। अवाक्स की मदद से हवाई हमले किए जाते हैं या हमलों को रोकने की कार्रवाई की जाती है। अवाक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां ग्राउंड सर्विलांस संभव नहीं होता। भारतीय नौसेना में 2009 से 2011 के बीच में एवॉक्स सिस्टम को शामिल किया गया था जिसने भारतीय वायुसेना की खूब मदद की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पहले रेकी करना हो या फिर एयर स्ट्राइक के दौरान वायुसेना की मदद करना हो या फिर उसके बाद की निगरानी, एवॉक्स सिस्टम हर तरह भारतीय वायुसेना के साथ डटा रहा, खड़ा रहा, मदद करता रहा। इनकी मदद से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है जिसको अवैक्स बोलते हैं, इसका मेन काम ये है कि किसी तरीके से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को एंटी एयरक्राफ्ट या एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका मेन काम ये है कि ये किसी तरह से दुश्मन के जहाज को उसको डिटेक्ट करना, उसको ट्रैक करना और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई फ्रेंड ऑफ फो करके इंफॉर्मेशन देनी ताकि उसके ऊपर जिस तरह से उसको एंगेज करना चाहता है दुश्मन के जहाज को उस तरह से एंगेज किया जाए। तो ये एक्चुअली यूएसए ने 1977 में एक E3 सेंट्री के नाम से एवैक्स सिस्टम जो डेवलप किया था और उसके बाद ये सारे देशों के पास एयर डिफेंस के लिए एक बहुत बढ़िया विकल्प है। हमारे दोनों पड़ोसी देशों की ज्यादातर सरहदें पहाड़ों पर हैं, लिहाजा सेना को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
ऐसे में भारत के दमदार दोस्त इजरायल ने भारत को अपनी मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक भी दी, जिसका लेटेस्ट वर्जन है स्पाइक NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट। स्पाइक NLOS भी एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो पहाड़ों में छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम मानी जाती है। भारत को इजरायल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली स्पाइक NLOS 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। स्पाइक जो एक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक मिसाइल है, ये USA की मिसाइल है और ये ऐसी मिसाइल है कि जिसको 50 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंक को डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। 2 मोड में आती है। एक मोड तो ये है कि फायर एंड फॉरगेट जिसको बोला जाता है, और दूसरा है मैन इन दी लूप। मैन इन दी लूप के अगर आपने फायर कर दी मिसाइल तो उसके बाद आप अगर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। जो 6th जनरेशन अभी उन्होंने नई बना ली है ये मिसाइल, इसका रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर है। जो 4th जनरेशन थी उसका 25 किलोमीटर था। तो ये एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, खास करके पहाड़ों में जहाँ पर दुश्मन जो है छुपे होते हैं, दुश्मन के टैंक जो है पहाड़ी के पीछे हो सकते हैं, तो वहाँ नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक मिसाइल जो है वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। हवा में दागी गई NLOS मिसाइल न सिर्फ दूरी से बल्कि जंग के मैदान में ग्राउंड टारगेट पर कम दूरी पर रहकर भी दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। भारत ने इजरायल से स्पाइक NLOS मिसाइलों की खेप वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी है। इसे वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर पर लगाया जाएगा। दरअसल जून 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बड़ी तादाद में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का ऑर्डर दिया। भारत के पास इजरायल का स्पाइक 2000 बॉम्ब भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। वहीं दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए स्पाइकर एयर डिफेंस सिस्टम भी है और साथ ही बराक एज मिसाइल की वो ताकत भी जिसके आगे दुश्मन का टिक पाना नामुमकिन है। जहां एक तरफ इजरायल है जिसने कदम कदम पर भारत का साथ दिया, वहीं भारत का एक और दोस्त है जिसने हमेशा भारत की मदद की और भारत के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा, और वो है रूस। दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना आए, रूस और भारत की दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा और इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी साल 1947 में। भारत को आजादी मिले 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन भारत को उसका असली दोस्त अब तक नहीं मिला था। 21 दिसंबर 1947 रविवार के दिन सोवियत संघ का एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इन्होंने भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी। ये आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। 27 मार्च 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सोवियत संघ सरकार ने एक गाय गिफ्ट में दी। उस वक्त सोवियत राजदूत इवान बेनेडिक्टोव ने गाय की रस्सी नेहरू को थमाई और वो तुरंत उसे चारा खिलाने लगे। भारत किसी को गाय गिफ्ट कर दे ये बात तो समझी जाती है, लेकिन कोई और देश हमारे प्रधानमंत्री को गाय गिफ्ट करे, मतलब दोस्ती को गाढ़ा करने का एक भी मौका न छोड़ना। 22 जून 1962 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा हो गया। कश्मीर मुद्दे पर तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत का समर्थन करके पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेल दिया था।
सुरक्षा परिषद में आयरलैंड ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका समर्थन अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन समेत खुद आयरलैंड, वेनेजुएला और चिली ने भी किया। इसके पीछे दरअसल पश्चिमी मुल्कों की एक साजिश थी, और वो साजिश ये थी कि कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देना। इस घड़ी में भी भारत के साथ एक मुल्क डटा रहा, खड़ा रहा, और वो था रूस। भारत में विकास का आधार रखने में भी रूस का अहम योगदान रहा है। देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए स्टील प्लांट लगाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन तब प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। भारत ने दोस्त रूस की ओर देखा। उसने फौरन खाद्य मदद भेजने का ऐलान किया और साल 1966 में बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई। उन्नीस 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों पर पाकिस्तान की तरफ से अत्याचार शुरू हुए और उसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हुई, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन समेत तमाम मुल्कों ने भारत को विलेन बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में रूस, क्योंकि भारत के साथ खड़ा था, रूस ने समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका और ब्रिटेन के पोतों को वहीं पर रोका ताकि वो भारत पर हमला न कर सके। यहाँ तक कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का एक सच्चा दोस्त बना रहा। भारत ने साल 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया, जिसको रूसी मदद से तैयार किया गया था। साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा रूस के सोयूज T-11 स्पेस शटल से अंतरिक्ष गए और इसके साथ ही वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंध भी हैं। भारत दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और रूस से वो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, हम भारत को एक बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और समय के साथ परखे गए दोस्त के रूप में देखते हैं। पुतिन का ये बयान पिछले 5 दशक से चली आ रही बेमिसाल दोस्ती के नायाब मिसाल को बयां करता है। भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा और भारत ने रूस से तेल भी खरीदा। यूएन में जब जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ, भारत ने अपनी गैर हाजिरी वहां पर लगाई। भारत ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाते हुए भारत है। हथियारों की खरीद में भारत की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा है। वहीं भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश रूस है। हालांकि इसमें रूस की हिस्सेदारी कम हुई है। साल 2013 से 2017 के बीच भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी 64% थी, जो 2018 से 2022 के बीच में कम होकर 45% हो गई। बावजूद इसके भारत के लिए रूस सबसे भरोसेमंद साथी है। देखिए, भारत और रूस की पार्टनरशिप शुरू हुई कोल्ड वॉर के बाद 1950s में। मुझे याद है कि हम बात किया करते थे IL-14 की, फिर MiG-21 की, फिर होते थी जो T-54 सीरीज टैंक्स हैं ये, और हमारी डिपेंडेंस रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी हम USA से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे MQ-9 एक ड्रोन है, द लेटेस्ट ड्रोन, जो CJ-130 ट्रांसपोर्टर जो है प्लेन्स, वो बड़ा अभी हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है USA के साथ। इसी तरह से जर्मनी के साथ पनडुब्बियों का काफ़ी बड़ा हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है, और फ्रांस के साथ तो सब जानते हैं कि रफाल किस तरह से हमें सप्लाई कर रहा है। तो धीरे 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 हमारे जो ज़रूरतें हैं, एक तो ये है कि मेक इन इंडिया की वजह से हम काफ़ी कुछ जो है और काफ़ी हिस्से पुर्जे या कई चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर इंडिया में ही कर रहे हैं दूसरों की मदद लेके। टेक्नोलॉजी जो है वेपन सिस्टम की, वो ऐसी चीज़ है कि जिसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वो कोई भी देश पूरा नहीं करता। मौजूदा समय में भारत के सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे करीब 85% हथियार और प्लेटफॉर्म्स की उत्पत्ति रूस या फिर उसके पूर्ववर्ती राज्य सोवियत संघ में ही हुई थी।
मौजूदा दौर में भले ही अमेरिका की भारत के साथ नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन रूस वाकई भारत का एक सच्चा दोस्त है। भारत का विमान वाहक पोत विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बियां, S-400 की खरीद भी ये दिखाती है कि किस तरीके से रक्षा सहयोग में रूस और भारत की दोस्ती आज भी सुदृढ़ है, कायम है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन भारत के परंपरागत दोस्त रूस का मिजाज नहीं बदला। पिछले 76 साल में रूस को तमाम उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा और भारत ने भी रूस से सच्ची दोस्ती निभाई। इस दौरान दोनों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते रहे। दोनों देशों में सरकारें बदली, लेकिन दोस्ती का सिलसिला कभी नहीं थमा। आज भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर उभरी है।